Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन में हम अनबाइज्ड जो एक्टिविटीज़ हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से उनको देख रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि बहुत से स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से अनबाइज्ड हैं, यानी अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करें तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के इक्वल कंसिडर की जाती हैं और उनकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। अब एक नया क्वेश्चन आज हम स्टडी करेंगे, तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और नया क्वेश्चन स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट को देखेंगे। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 2, 3 एंड 4। 3 नंबर्स हैं आपके पास। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन ऑल पॉसिबल सैंपल्स। इवन नंबर्स की प्रोपोर्शन को आपने कैलकुलेट करना है जितने भी सैंपल्स ड्रॉ होंगे ऑफ साइज n इज इक्वल्स टू 3 दैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। सो इंपॉर्टेंट जो आपके पास चीजें हैं वो है पॉपुलेशन के नंबर्स, उसके बाद सैंपल साइज और प्रोपोर्शन आपने किसकी निकालनी है, इवन नंबर्स की, ठीक है, और टेक्निक है आपके पास विद रिप्लेसमेंट। और यही कहा गया है शो दैट द सैंपल प्रोपोर्शन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह हमने उसमें मीडियन को कंसिडर किया था, उससे पहले हमने मीन को कंसिडर किया था, अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि प्रोपोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम बहुत से अनबाइज्ड एस्टिमेटर को स्टडी कर रहे हैं और यही बात मैंने स्टार्ट में भी कही थी कि अनबाइज्ड जो आपके पास एस्टिमेटर है उनका प्रूफ जो है वो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे स्टेप्स हमने इस लास्ट लेक्चर में भी किए, उससे लास्ट लेक्चर में भी किए। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अनबाइज्डनेस को प्रूव करेंगे किसी एस्टिमेटर के हवाले से तो आपको वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपने प्रूफ क्या करना है। वी हैव टू प्रूव, हमने क्या चीज प्रूव करनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट show that the sample proportion is unbiased estimator। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है। सो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू पाई, ये आपने प्रूव करना है। हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये पढ़ चुके हुए हैं कि p इज द सैंपल प्रोपोर्शन एंड पाई इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सो अगर सैंपल प्रोपोर्शन की एक्सपेक्टेशन लेने से हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल प्रोपोर्शन है इट इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, उसके लिए वही प्रोसीजर होगा। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कैपिटल N हमारे पास क्या है जी, 2, 3, 4 है और स्मॉल n हमारे पास साइज, सैंपल साइज जो है वो भी 3 है। ठीक है, सो टोटल सैंपल्स कैसे जनरेट होंगे, टोटल सैंपल्स क्योंकि विद रिप्लेसमेंट केस है यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सो कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n इट इज 3 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 3 जब आप करेंगे कैलकुलेटर पर तो 27 सैंपल्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब 27 सैंपल्स को जनरेट करने के लिए आपको ट्री बनाना पड़ेगा। सो ट्री देखिए, सबसे पहले 2, फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 है तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी 2, 3 और 4 होगा। ये 2 आने की रीजन आपको समझ आ गई होगी। आपकी जो टेक्निक है दिस इज विद रिप्लेसमेंट। सो जब 2 सेलेक्ट हो गया और 2 अगेन सेलेक्ट हो गया तो थर्ड एलिमेंट के लिए फिर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 2, 3, 4। फिर 3 के लिए भी सेम ऑप्शंस हैं, 2, 3 और 4 के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं, 2, 3 एंड 4। देन 3 के लिए अगर 3 फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकंड के लिए आपके पास अगेन 2, 3, 4 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 3 सेलेक्ट होने के बाद वापस पॉपुलेशन में चला जाता है विद रिप्लेसमेंट केस में। तो यहां पर देखिए 2, 3 एंड 4, अगेन 2, 3 एंड 4 एंड 2, 3 एंड 4। फिर उसके बाद देखिए आगे 4 के लिए जब आप सेलेक्ट करेंगे तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4
2, 3 and 4। तो सिलेक्शन कैसे होगी, आप ड्रॉ कैसे करेंगे सैंपल को, मार्कर की टिप को देखेंगे तो एक दफा रिहर्सल हो जाएगी, जैसे लास्ट लेक्चर में भी किया था। 2, 2 and 2, 2, 2, 3, फिर 2, 2, 4, फिर 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 4। इस तरह 2 से टोटल कितने सैंपल्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 सैंपल 2 से बनेंगे, 9 सैंपल 4 से बनेंगे, 9 सैंपल 3 से बनेंगे, और इस तरह 27 सैंपल्स कंप्लीट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस ट्री को यूज करके सैंपल्स को जनरेट करते हैं। जी, सीरियल नंबर होगा सबसे पहले, फिर सैंपल्स और देन पी। इसी तरह सीरियल नंबर, सैंपल्स एंड पी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 के बाद है जी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। टोटल सैंपल्स आपके पास 27 बनेंगे। यहाँ अब देखेंगे ट्री के अकॉर्डिंगली 2, 2 और 2 आप ट्री को फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक इसको जनरेट करेंगे। फिर 2, 2, 3, 2, 2, 4, देन 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, फिर 2, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 4। 2 से आपके 9 सैंपल्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बारी है 3 की। 3, 2, 2, 3, 2, 3, और 3, 2, 4। जहां पर भी आपको फील हो कि थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आप ट्री को जरूर फॉलो करें, ट्री को माइंड के अंदर रखें, तो इंशाल्लाह किसी किस्म की कंफ्यूजन बिल्टअप नहीं होगी। फिर 3, 3, 2, 3, 3, 3 and 3, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3 and 3, 4, 4। 3 से आपके सैंपल्स कंप्लीट हो गए। अब 4 के लिए 4, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 4, then 4, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 4, then 4, 4, 2, 4, 4, 3 and 4, 4, 4। हमने सैंपल्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हर सैंपल से हमने उसकी प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है, और वो प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या थी, इवन नंबर की। यानी आपने सैंपल में देखना है कि इवन नंबर्स कितने हैं, उसके मुताबिक हम प्रोपोर्शन को लिखेंगे। सो ये तीनों इवन नंबर्स हैं, 3 out of 3। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2, 2 दो इवन नंबर्स हैं, 2 out of 3, फिर 3 out of 3। अब 3 out of 3 का मतलब है कि तीनों ही नंबर इवन है, और अगर 2 out of 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है उस सैंपल के अंदर 2 इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। सो आप इसके अकॉर्डिंगली इसको वेरीफाई करते जाएंगे साथ साथ। 2/3, 1/3, क्योंकि एक ही इवन नंबर है। जब यहां देखेंगे 2/3, उसके बाद है जी
नेक्स्ट आपके पास ये तीनों ही इवन नंबर्स हैं, 3/3, फिर 2/3, 3/3, 2/3, 1/3 क्योंकि एक इवन नंबर है, देन 2/3 और फिर 1/3 और फिर 0/3। जरा गौर से देखिए, 3, 3, 3 तीनों ही ऑड नंबर्स हैं, इसलिए कोई भी इवन नंबर नहीं है, सो 0/3। आगे चलेंगे, 1/3, इट इज 2/3, 1/3, 2/3, 3/3। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर देखें तो 2/3, 3/3। थोड़ा सा पॉज भी अगर आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो नो इशू, आप जब इसको घर पे सॉल्व करें तो बहुत ध्यान से, जहां पे भी कंफ्यूजन हो उसको जरूर चेक करें, क्योंकि यहाँ पर 2-3 सेकंड्स रुकने का मतलब यह है कि आपने इसको वेरीफाई कर लिया। एक दफा अगर यहाँ पर फर्ज कर लें मैं ये 2/3 के बजाय 3/3 कर दूं या 1/3 कर दूं, तो फिर थ्रू आउट मेरा नेक्स्ट जाकर प्रूफ नहीं होगा और मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो बहुत क्लियरली आपने अच्छे तरीके से इस बात को माइंड के अंदर रखना है। सो 2/3 और ये है जी 2/3। सो यहां से देखिए गौर से, यहाँ पे तो 2/3 है क्योंकि आपके पास दो इवन नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो एक ही इवन नंबर है। अगर ये मैं यहाँ पर 2/3 को आगे कंटिन्यू करने दूं तो मेरा आंसर सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2/3, फिर 3/3, यहाँ पे भी 2/3 और 3/3। इस तरह हमने हर सैंपल के लिए प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इन प्रोपोर्शंस को यूज करेंगे और नेक्स्ट बोर्ड पर इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करके अपने प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। जी, सैंपल प्रोपोर्शन की वैल्यूज को हमने लिख लिया है, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करेंगे। हेडिंग लिख लेते हैं टेबल की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of sample proportion। सैंपल प्रोपोर्शंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे P, जो कि सैंपल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद टैली बार्स, देन फ्रीक्वेंसी और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोपोर्शन। सो P की वैल्यू को लोकेट करेंगे कि सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है वो है 0/3। नेक्स्ट आपके पास है 1/3, देन 2/3 एंड फिर 3/3। आप अच्छे तरीके से सारे वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे और वहां से सीक्वेंस में उसको लिख लेंगे। अब हमने टैली बार्स लगाने हैं। 0/3 कितने टाइम्स है हमारे पास? ये 1 टाइम है, एक बार लगेगी, एक फ्रीक्वेंसी यहां पुटअप हो जाएगी। उसके बाद 1/3 को देखेंगे, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो फ्रीक्वेंसी 6 आ जाएगी। उसके बाद 2/3 को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये 12 टाइम्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सो फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी। देन उसके बाद 3/3 को देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो ये 8 टाइम्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
8 आप यहाँ पुट अप कर देंगे। अब उसके बाद हमें इसका सम रिक्वायर्ड है और सम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का 12 और 8 20, 26 और 1 27। सो 27 जो है वो हमें ये शो कर रहा है कि हमने जो टोटल 27 सैंपल्स थे उनकी प्रोपोर्शंस को यहाँ पर पुट अप कर दिया है। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी। इंडिविजुअल वैल्यू को, जो फ्रीक्वेंसी की इंडिविजुअल वैल्यू है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। 6 बाय 27, 12 बाय 27, 8 बाय 27। प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट हो गई। अब चूंकि हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, सैंपल प्रोपोर्शन यानी एस्टिमेटर है आपके पास सैंपल प्रोपोर्शन, उसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा पी यानी प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोपोर्शन। सो हमारे पास पी का कॉलम भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन का कॉलम भी है। सो हम इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। P टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन, फर्स्ट कॉलम है आपके पास 0/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 के साथ, तो 0/81 आपका आंसर आ जाएगा। फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/27 के साथ, तो 6/81 आपका आंसर होगा। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/27 के साथ, तो 24/81 इसका आंसर होगा। और लास्ट है जी 3/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/27 के साथ, तो ये भी 24/81 हो जाएगा। अब आपको इसका सम चाहिए, तो देखिए जी सम, आप लोग अपना कैलकुलेटर निकालें, हम इसको वेरीफाई करेंगे। So it is 6 plus 24 plus 24, तो ये 54/81 आंसर आ गया। तो यहाँ पुट अप कर देते हैं 54/81। तो देखिए आंसर क्या होगा, 54 डिवाइडेड बाय 81, इट इज 2/3। ठीक है। अब पाई यानी आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी कैलकुलेट करनी है, और वो क्या है जी, आपके पास जो पॉपुलेशन थी वो मैं यहाँ साइड पर लिख रहा हूं 2, 3 और 4, ये आपकी पॉपुलेशन थी। इसमें देखिए इवन नंबर कितने हैं, 2 आउट ऑफ 3, सो 2/3 इसका भी आंसर आ गया। हेंस आप ये कह सकते हैं एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन is equals to population proportion that is equals to 2/3. So हम क्या कह सकते हैं, so we can say sample proportion is unbiased estimator of population proportion। यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन के मुताबिक कि आपने ये शो करना है कि सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो अनबाइज्ड है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, और वो आपने यहां से एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करके इसको कंपेयर भी कर लिया और वेरीफाई भी कर लिया। होप आज का लेक्चर यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इस तरह के और क्वेश्चंस भी जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।